Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर हम इंडियन एक्सप्रेस को तो कवर करेंगे ही, उसी के साथ साथ पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज के जो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होंगे उनको भी कवर करेंगे। यानी कुछ ऐसे आर्टिकल जिसको लेकर यूपीएससी पहले प्रश्न पूछ चुका है, तो वो प्रश्न कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा और आगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आगे यूपीएससी लगा देना, आपको वो टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 1,30,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़े हुए मिलेंगे। वहाँ से जाकर आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना और अगेन सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जाकर मेरे साथ में जुड़ सकते हो। इस वीडियो को बहुत ध्यान से और फुल कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है, क्योंकि जितने भी आर्टिकल्स, कई सारे आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से, तो उन सभी आर्टिकल्स के रिगार्डिंग वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए डेली क्विज प्रैक्टिस मिल जाती है। तो जो भी अच्छे से इस वीडियो को सुनेगा वो वीडियो के अंत में इस क्विज प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएगा। इससे आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आखिरकार मैंने आज कितना कुछ अच्छे से सुना है और कितना कुछ सीखा है। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो कि डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। तो वीडियो को अच्छे से सुनना है और लास्ट में सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जो कि बेसिकली डेली क्विज प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होते हैं। एक बात और बता दूं कि वीडियो के अंत को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बिल्कुल एंड में मैंने प्रीलिम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। मतलब कि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के अंदर आपको पैसा देकर टेस्ट सीरीज लेनी पड़ती है, उन टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको रोजाना वीडियो के एंड में मिलेंगे, जिसको हम लोग प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज बोलते हैं। उसको भी अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा। बेसिकली वहाँ पे सारे आंसर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वीडियो का अंत देखो, वहाँ पे आपको मजा आ जाएगा और सारी चीज़ें, मतलब एक पूरा का पूरा पैकेज है ये वीडियो। अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं। आज का मोटिवेशन क्या बोलता है, धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें, आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी तो ज़रूर बनने वाली है। देखो होता यहाँ पर यह है कि आप हो, मैं हूँ, हम कोई भी व्यक्ति हैं। अब जैसे मेरी भी पूरी एस्पिरेंट की लाइफ थी, तो उस दौरान भी यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता था कि जो मैं पेशेंस है वो अपना खो दिया करता था। आप लोगों के साथ में भी होता होगा, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे 1-1.5 साल की प्रिपरेशन में चाहिए प्रॉपरली डेडिकेशन, पूरा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये 3 चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक और चीज़ है कंसिस्टेंसी। लगातार आपको यहाँ पे काम करना है, लगातार आपको पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आज पढ़ लिया 2 दिन की छुट्टी, फिर 2 दिन पढ़ लिया, फिर 3 दिन की छुट्टी, ऐसा बिल्कुल नहीं। डेडिकेशन के साथ में रोज़ाना आपको 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटा भी आप कह सकते हो अप्रोक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पर इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। लेकिन होता क्या है कि बीच बीच में एक जो पेशेंस होता है ना, जो धैर्य होता है, वो हम सब खोने लगता है कि यार 2 दिन पढ़ाई हो गई, हद से हमने 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन खींच लिया ऐसा, लेकिन 9वें दिन यहाँ पर हार मानने लगते हैं। वैसा मत करना। अगर ऐसा है तो यहाँ पर सोच लेना कि यार देखो, जो पेशेंस है ना ये कॉमन है, सभी लोग खोते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि आपको सभी लोग की तरह नहीं बनना है। जो पेशेंस खो रहा है, उस चीज़ से हट जा रहा है, उसकी तरह नहीं बनना है। आपको आगे निकलना है, आपको इस चीज़ से लड़ना है। ठीक है, मेहनत करते रहो और जितनी मेहनत करोगे डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा, उसका फल मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है, बस खाली मन लगाकर मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो अपनी। आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा मिलने वाला है। बस एक बात ध्यान में रखना, पेशेंस मत खोना। वैसे कॉमन चीज़ है, सभी लोग के साथ में होता है, होएगा थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। आराम से बैठना, सोचना कि आखिर मैंने ये क्यों स्टार्ट किया था। अपने दिमाग को कहना बस थोड़ा सा और चलना यार, बस थोड़ी दूर और, थोड़ा सा और पढ़ ले, थोड़ा सा और पढ़ ले, ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है। मैं भी ऐसे करता हूँ। मॉर्निंग में कभी उठा नहीं जाता है ना, तो मैं यार यही सोचता हूँ कि मतलब मॉर्निंग में कभी कभी मतलब 3 बजे उठना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी रात में बहुत लेट सोना हुआ, कभी 1 बजे सोना हुआ, तो भी यहाँ पर 3 बजे उठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उठते ही यहाँ पर पहली चीज़ मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा बस खाली काम कर ले, फिर उसके बाद सो जाइए आराम से। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कर करके आप भी थोड़ा सा अपने आप को पुश कर सकते हो। फिर ऑब्वियस ही बात है, जब मैंने काम किया तो बाद में कभी कभी जब नींद पूरी नहीं होती तो मैं यहाँ पे वीडियो को अपलोड करने के बाद नींद ले लेता हूँ। तो ऐसा यहाँ पर आप भी कर सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो, लाइफ के अंदर बहुत चीज़ें आपके साथ में अच्छी होती हुई चलेंगी। ठीक है, ध्यान में रखना, आपकी
पूरी प्रिपरेशन के अंदर 4-5 जो वर्ड है ना वो आपकी टेबल पर रखे होने चाहिए और आपके दिमाग में बैठे हुए होने चाहिए। आपकी पेशेंस, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन। स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, होती भी है तो वहाँ पर भी आपको मेहनत ही करनी है, लेकिन हार्ड वर्क बिल्कुल यहाँ पर आपको करना है, आज भी करना है, कल भी करना है और जॉब लगने के बाद भी करना है। तो इस चीज़ से बिल्कुल मत भागना कि हाँ यार जॉब लगने के बाद में ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हार्ड वर्क हमेशा करना है, रोज़ाना करना है, उसकी आदत डाल लो, अपने आप को उसी चीज़ में ढाल लो। ठीक है, आगे आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ में। आज बेसिकली पहला जो हमारा आर्टिकल है वो है हमारा एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस का। इस एडिटोरियल के अंदर ये जो दो राइटर आपको दिख रहे हैं, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, बोला है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो साल 2023 के अंदर चाइना को क्रॉस कर जाएगी। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अप्रैल के महीने तक हम चाइना को क्रॉस करते हुए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के अंदर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो एडिटोरियल है ये लिखा गया है इन दोनों के थ्रू, मनीष सबरवाल और आशीष धवन साहब के थ्रू। बस खाली नाम ध्यान नहीं रखना होता है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पर इन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखा है, क्योंकि यहाँ पर एडिटोरियल में से आपको मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इंडिया टू बिकम लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, क्या है न्यूज़, पहले हम इसको समझेंगे। न्यूज़ यहाँ पर ये निकल कर आती है कि अराउंड अप्रैल 2023 तक बोला जा रहा है कि चाइना की आबादी से ज़्यादा आबादी भारत के अंदर होगी। और अगर जो पिछला साल जो हमारा निकला है यानी कि साल 2022 की अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर पहली बार हमने ये देखा कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो इनकी जनसंख्या है वो लगातार कम होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से चाइना सफ़र भी कर रहा है। चाइना नई नई पॉलिसीज़, नई नई स्कीम्स अब लेकर आ रहा है ताकि अपनी पॉपुलेशन को वो बढ़ा सके। तो वो सारे एस्पेक्ट्स में आपको बताऊंगा, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इससे क्या नुकसान होंगे इंडिया के अंदर में, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हम पहले ये समझते हैं कि आखिरकार जो ये चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाइना में घट रही है, इसके पीछे क्या क्या ड्राइवर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, उसको समझना होगा। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मोर्टेलिटी और फर्टिलिटी। मोर्टेलिटी मतलब कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, फर्टिलिटी मतलब कितने लोगों का जन्म हो रहा है, वो सब हम समझेंगे। पहले हम बात करेंगे, इनमें भी पहला पॉइंट आता है क्रूड डेथ रेट, यानी कि हर 1000 व्यक्तियों में से कितने लोगों की जान जा रही है। तो 1950 में आप देखोगे ये नंबर चाइना में काफ़ी ज़्यादा था, हर 1000 में से 23.2 की लोगों की जान जा रही थी। इंडिया में 22.2 लोगों की जान जा रही थी। इसको हम लोग बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। लेकिन अब देखोगे 1974 में, फिर 2020 में ये डेथ रेट कम हो गया है। अब हर 1000 लोग में से 1950 में पहले हर 1000 में से 23 लोग की जान जा रही थी, इंडिया में 22 लोग की जान जा रही थी, वो 2020 में चेंज हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे अब कम लोग की जान जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो 22 से 23 से यहाँ पर 7 के आसपास पहुँच चुका है, तो डेथ रेट यहाँ पे कम हुआ है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे बताया गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक इंसान कितना जिएगा अपने जीवन में। तो वो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1950 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हुआ करती थी, वहाँ पर इंसान 43 साल 44 साल तक जिया करता था। बट 2020 में आप देखोगे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 78.1 के आसपास पहुँच चुकी है चाइना के अंदर में। वही चीज़ इंडिया के अंदर में भी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले यहाँ पर आप कह सकते हो कि 41 के आसपास थी, लेकिन अब यहाँ पर 70 साल के आसपास हो चुकी है इंडिया के अंदर में। तो मतलब एवरेज यहाँ पर 70 साल तक इंसान जीता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो गई। तीसरा पॉइंट राइटर मेंशन करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में, यानी कि एक महिला अपने पूरे ज़िंदगी में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो बेसिकली टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। तो आप देखोगे इंडिया के अंदर में टोटल फर्टिलिटी रेट पहले के मुताबिक काफ़ी कम हुआ है। जैसे चाइना में टोटल फर्टिलिटी रेट एक समय पर 5.8 हुआ करता था, लगभग कब की बात कर रहा हूँ, 1950 की, और इंडिया में 5.7, यानी एक महिला चाइना में 5.8 बच्चों को जन्म दे रही थी, इंडिया में 5.7 को। लेकिन यह टोटल फर्टिलिटी रेट अभी के समय पे बहुत कम हो चुका है। 2019-2021 में देखोगे तो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 का पहुंच चुका है। तो एवरेज यहाँ पर एक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, जबकि पहले यहाँ पर 5.7 बच्चों को जन्म दे रही थी। ठीक है ना, तो टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर कम हो गया है, बात समझ में आ गई। ये 3 फैक्टर्स यहाँ पर राइटर ने बताए। अब उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है कि हम चाइना के टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर हम बात करें तो चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट लगातार गिरता हुआ नजर आया है और इतना डाउन हो चुका है कि इन्होंने, आप कह सकते हो एक होता है ना कि जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल, उस रिप्लेसमेंट लेवल्स को भी यहाँ पर चाइना मतलब पीछे छोड़ चुका है। तो चाइना में फर्टिलिटी रेट इतना डाउन हुआ कि आज के समय पर बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं। अब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो जो भी इनकी पॉपुलेशन है वो बूढ़ी होती जा रही है। इस वजह से आपने देखा होगा कई आर्टिकल्स के अंदर मेंशन किया गया है जो चाइना में वो बूढ़ा होता जा रहा है, लोग बूढ़े होते जा रहे हैं वहाँ पे।
ये प्रॉब्लम है। आप रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है, रिप्लेसमेंट लेवल मतलब ये होता है कि भाई आपकी संख्या जो जनसंख्या पॉपुलेशन वो लगातार कम हो रही है, लेकिन एक टाइम पर स्टेबल हो जाती है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में ना बढ़ रही है ना घट रही है, वो स्टेबल हो गई है, एक स्टेबल पॉपुलेशन पर रहती है ना, वहाँ पे ना बढ़ रही है ना घट रही है। लेकिन आप कह सकते हो ये चीज़ भी पीछे छोड़ चुका है चाइना, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है और बढ़ भी नहीं रही है, लगातार कम होती हुई चली जा रही है, जो कि यहाँ पर चाइना पूरी तरह से सफ़र कर रहा है इस प्रॉब्लम को पिछले कुछ समय में। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हुई, जिस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कई सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर चाइना ने स्टार्ट करी है रिसेंट टाइम में। पहले तो यहाँ पर आप देखोगे कई साल पहले तो वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया था कि भाई पॉपुलेशन को रोकने के लिए केवल एक ही बच्चा पैदा किया जाएगा, इस प्रकार की पॉलिसी चाइना के पास में थी। बाद में उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी कर दी इसको, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे पैदा हो ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर बुरे हालात हो चुके हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे कई सारे स्टेट्स अभी भी भारत के अंदर हैं जहाँ पर पॉपुलेशन, खासकर वहाँ का फर्टिलिटी रेट अभी भी ज़्यादा है, यानी कि अभी भी वहाँ पर ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। 2015-17 तक आप देखोगे ये ऑरेंज कलर का डेटा है, जहाँ पर ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, हरियाणा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर अभी भी 2015-17 के आसपास की बात करें तो जो फर्टिलिटी रेट है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग यहाँ पर 2 बच्चों से ज़्यादा ही बच्चे यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। इंडिया के अंदर में अभी भी कहीं कहीं पर फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, बट चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में पूरी तरह से फर्टिलिटी रेट अभी के समय पर घट चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाना इंडिया के अंदर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है भारत के लिए, क्योंकि इतनी सारी जनसंख्या है तो सभी लोगों के लिए फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ सर्विस, जॉब्स, ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लोगों के लिए जॉब्स जनरेट करना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। साल 2020 में आप देखोगे तो इंडिया ने लगभग 900 मिलियन जो पीपल है ना, इन लोगों को यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड करवाई हैं। यानी कि इंडिया के अंदर में 900 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो वर्किंग एज ग्रुप में थे, जिनकी उम्र 15 से 64 के आसपास थी। आने वाले समय में ये 900 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन के आसपास लोग होने वाले हैं, जो कि वर्किंग एज ग्रुप के अंदर होंगे, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, उनको नौकरियाँ देनी होंगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी। बाकी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हुई चली जाएंगी, काफ़ी सारे अवसर भी हम लोग को मिला करेंगे। जैसे पहला, यहाँ पर जब हमारी पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज़ होगी ना, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबरशिप को क्लेम करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से। आपने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। तो इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स है? 15 मेंबर्स, जिसमें से 10 तो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 होते हैं आपके परमानेंट मेंबर्स। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हमेशा चेंज होते रहते हैं, हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर में अभी भारत भी यहाँ पर इसका एक नॉन परमानेंट मेंबर है। बाकी 10 के 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने हैं तो ये रही उनकी लिस्ट, जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये नॉन परमानेंट है, ये कभी भी एक जगह पर नहीं रहेंगे, ये बदलते रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन ये 5 परमानेंट हमेशा परमानेंट मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पे चाइना भी है, रशिया भी है, फ्रांस भी है, यूएस भी है, यूके भी है। इंडिया चाहता है कि इंडिया को भी यहाँ पर एक सीट मिले। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। भारत यहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री बन रहा है। तो इंडिया को भी यहाँ पर एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर चाइना को भारत क्रॉस कर देता है पॉपुलेशन के मामले में, तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर परमानेंट सीट को क्लेम करेंगे, और क्लेम करना थोड़ा सा और ज़्यादा आसान हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो हमारे लिए थोड़े चांसेस और बढ़ जाएंगे कि हमें एक परमानेंट सीट मिल जाए और वहाँ पर वीटो पावर्स मिल जाए। तो काफ़ी सारी पावर्स इंडिया के पास में आ जाएंगी, जैसे यूएनएससी के अंदर हमें परमानेंट सीट मिलेगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि काफ़ी सारे जो फिजिकल रिसोर्सेस है हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करें बच्चों के ऊपर। ठीक है ना, कि आने वाले समय पर बच्चे उसका रिटर्न प्रोवाइड करवाएं। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसका हम सही उपयोग करके एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी बन सकते हैं, है ना। हमारे पास में एक पोटेंशियल होगा, हम एक पावर, सुपर पावर बनकर निकल आएँ, हमारी जो इकोनॉमी है वो तेज़ी से ग्रो करे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। बाकी फिर उसके बाद राइटर मेंशन करते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। देखो, इंडिया काफ़ी सारा पैसा कमा रहा है आज के समय पर बाहर वाले देशों से, है ना। हमारी जो जनसंख्या है ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, यूएसए, यूके, इन सब के अंदर दुनिया भर के जो मतलब जितने भी देश हैं वहाँ पे इंडिया के कई सारे लोग जाकर रहते हैं।
अब रहते हैं तो वहाँ पे कमाने के बाद में जो कुछ पैसा है वो वापस से अपनी फैमिलीज़ को यानी इंडिया भेजते हैं। तो जो पैसा वापस से भेजते हैं ना उसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो भारत ना रेमिटेंस के मामले में नंबर 1 पर आ रहा है आज के समय में। हम लोग काफ़ी सारा पैसा यानी कि भारत के जितने भी नागरिक बाहर रह रहे हैं, कमा रहे हैं, वो काफ़ी सारा पैसा भेजते हैं। उस टर्म्स में हम इंडिया जो है वो नंबर 1 पर आता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में ये अपॉर्चुनिटी और बढ़ने वाली है। इससे कई सारी और जॉब जनरेट होंगी। यहाँ पे जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, कई सारे लोग बाहर जाने वाले हैं और इससे कई सारा और भी रेमिटेंस जो है वो आने वाले समय पर हमारा जनरेट होने वाला है। ठीक है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें करना क्या होगा? करना ये होगा कि हमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक शिफ्ट करना होगा और ऐसा हुआ भी है। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि भारत के कई सारे लोग जो बाहर काम कर रहे थे गल्फ कंट्रीज़ के अंदर में, वो लो स्किल्ड वर्कर वाले थे, यानी उनके पास में कोई स्किल नहीं थी, लेबर वाला काम कर रहे थे। लेकिन 1-2 साल में ही इतना बड़ा चेंज हुआ है कि लोगों ने अब यहाँ पर अरब कंट्रीज़ को छोड़कर आप देखोगे जैसे यूएस वगैरह के अंदर में हाई स्किल्ड जॉब्स को यहाँ पर लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी के समय पर जो पहले लेबर वाले काम कर रहे थे लोग, आज के समय पर वो हाई स्किल्ड वाली जॉब्स कर रहे हैं, उनको अच्छा इनकम मिल रहा है, तो ढेर सारा पैसा वो इंडिया में भेज भी रहे हैं और इस वजह से रेमिटेंस के मामले में इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है आने वाले समय में। फिर उसके बाद में आप देखोगे हमें करना क्या होगा? हमें ढेर सारी जॉब्स को जनरेट करना होगा, क्योंकि ढेर सारे लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर, बहुत सारी यंग पॉपुलेशन होने वाली आने वाले समय में। तो इंडिया को ज़रूरत है कि लगभग 12 मिलियन के आसपास एडिशनल जॉब्स होने चाहिए, है ना। नॉन फार्म जॉब्स भी हमारे पास में हर साल जनरेट करनी है। तो कई सारी जॉब जनरेट करेंगे तब जाके लोगों को रोज़गार मिलेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी और हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएंगे। और साथ ही साथ में एक चीज़ कभी नहीं भूलनी है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करे बिना नहीं चलेगा। लोगों को अच्छी शिक्षा देना भी हमारा काम बनता है, तब जाके हम उस बड़ी सी पॉपुलेशन का एक अच्छा उपयोग कर सकेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे राइटर ने बोली है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से एक पूरा का पूरा वाइड डिस्कशन मिल चुका होगा इस पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर। अब आप देखोगे यूपीएससी ने पॉपुलेशन को लेकर कई बार सवाल पूछा है, यानी कि एक सवाल तो प्रीलिम्स में पूछ लिया था और एक सवाल मेंस में भी पूछा है। प्रीलिम्स में सवाल क्या था? टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन है, इससे सारे के सारे बेनिफिट्स को निकालने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर यहाँ पे ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए लोगों के लिए, या फिर यहाँ पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चे का पैदा होने के बाद में 1 से 5 साल के अंदर अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसको कम करना चाहिए, या फिर हायर एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। इसमें क्या काम करें? इससे क्या काम करें ताकि पॉपुलेशन से ढेर सारा बेनिफिट हम निकाल सकें? तो काम एक ही हो सकता है, आप लॉजिक लगाओगे तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन ए ही होगा, वो है स्किल डेवलपमेंट। आप लोगों के जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करोगे, उनको और ज़्यादा विकसित करोगे, तो इससे ढेर सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो बेनिफिट्स हैं वो हम निकाल पाएंगे। लोगों को स्किल प्रोवाइड करवाने के बाद में, स्किलफुल बनाने के बाद में, वो लोग आगे जॉब्स लेंगे और ज़्यादा यहाँ पर उस कंट्री को ग्रो करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये 2013 का सवाल था। उसी प्रकार से मेंस में भी एक सवाल पूछा गया साल 2015 में। सवाल ये था कि आपको एग्जामिन करना है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, यही एक कारण है पॉवर्टी का, यानी गरीबी का। तो क्या इस पर आप विचार करते हो? आप नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बेसिकली हमारे इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन का है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात की जा रही है? रॉकेट स्टेजेस के बारे में। रॉकेट स्टेजेस और अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज, ये क्या होता है? रॉकेट के क्या क्या अलग अलग प्रकार के स्टेजेस होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। जो अनकंट्रोल्ड री एंट्री है उसको भी समझाऊंगा। अच्छा, इस पूरे वीडियो के अंदर आपको नीचे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये दिसंबर 2022 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर दूंगा। हुआ क्या कि पुरानी वाली स्लाइड में ही मैंने ना ये नया कंटेंट डाल दिया है, तो इस चक्कर में ये मैं नीचे चेंज करना भूल गया। ये जनवरी 2023 की जगह मैंने दिसंबर ही लिख रखा है। कोई बात नहीं, इसको चेंज कर दिया जाएगा। ये मत सोचना है दिसंबर का है, ये बेसिकली जनवरी का यहाँ पर लेटेस्ट डेटा है। आर्टिकल बात करता है अनकंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में। और डिटेल्स यहाँ पे हम लोग समझते हैं। न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझेंगे। जो हमारा आउटर स्पेस इंस्टीट्यूट है, OISI के नाम से हम इसको जानते हैं, इसने क्या किया? इसने यहाँ पर नेशनल और मल्टीलैटरल एफर्ट्स को यहाँ पर बुलाया है। हम लोग यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं। एफर्ट्स लगाने का मतलब है काफ़ी सारी कोशिश कर रहे हैं ताकि जो सैटेलाइट्स धरती पर गिर रही है ना, जो कि अनकंट्रोल्ड है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो गिरती चली जा रही है, उसको हम कैसे रोक सकें, उसको हम लोग कैसे थमा सकें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ भी है कि चाइना की कई बार सैटेलाइट्स जो है ना वो अनकंट्रोल्ड वे में धरती पर आकर गिर गई हैं।
तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको हमें रोकना होगा, इसको कंट्रोल करना होगा, उसको लेकर डिस्कशन किया जा रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो पहले तो हमें समझना होगा ये अनकंट्रोल्ड सैटेलाइट क्या होती हैं। देखो, रॉकेट जब ना एक सैटेलाइट को लॉन्च करता है तो रॉकेट में अपने आप में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, जिसको हम लोग प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और पेलोड के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये रॉकेट है, इस रॉकेट का फर्स्ट स्टेज ये हो गया, फिर सेकंड स्टेज ये हो गया, थर्ड स्टेज ये हो गया और ऊपर पेलोड हो गया, जहाँ पे हम सामान रख के यानी सैटेलाइट रख के लॉन्च करते हैं। तो इस प्रकार के रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर उड़ता रहता है ना, क्योंकि हमें कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है अंतरिक्ष में, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जब रॉकेट उड़ता है ना, तो धीरे धीरे इसके जो भाग हैं वो अलग होते रहते हैं, ठीक है ना। निचला हिस्सा पहले अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये रॉकेट जा रहा है अंतरिक्ष में जाते जाते इसका निचला हिस्सा यहाँ पर देखो ये अलग होकर गिर गया, फिर इसका सेकंड हिस्सा गिर जाएगा, फिर थर्ड हिस्सा, फिर ऊपर बचेगा बस खाली पेलोड जहाँ पर सैटेलाइट होगा, फिर जाकर वो सैटेलाइट को लॉन्च कर देगा। इस प्रकार के यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होता है रॉकेट के, ये आपने समझना है, ठीक है ना। ये मैंने आपको रॉकेट के अलग अलग स्टेजेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आगे आते हैं, आप समझते हैं आखिरकार ये अनकंट्रोल्ड री एंट्री क्या होती है। अनकंट्रोल्ड री एंट्री में ये होता है कि जो रॉकेट के स्टेजेस हैं जो अलग होते चले गए हैं वो कहीं ना कहीं गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वैसे तो जनरली कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है और कंट्रोल से बाहर होने की वजह से वो कहीं पर भी गिर जाते हैं, जो कि वहाँ पे उस जनसंख्या के लिए, जहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे, वहाँ पे उन लोगों के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है। होता यह कि कभी कभी जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं वो तो ऊपर आसमान से गिरते गिरते ही यहाँ पर जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ पीसेस थोड़े से बड़े होते हैं जो कि ग्राउंड पर, धरती पर आकर गिर जाते हैं। जैसा आप लोग ये वाला पीस देख पा रहे होंगे, यह पीस बेसिकली चाइना का है। चाइना का रॉकेट लॉन्च हुआ था, उसका यहाँ पर ये पीस आकर गिर गया था इंडोनेशिया के अंदर में। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब आप देखो कि 2021 की हमारी एक रिपोर्ट है, किसकी, इंटरनेशनल स्पेस सेफ्टी फाउंडेशन की। उस रिपोर्ट ने यह बताया कि जो ये डेब्रिस, जो ये कचरा ऊपर से गिर रहा होता है ना, ये कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल देता है। यानी कि अगर मान लो कोई कचरा गिर रहा है ऊपर से, रॉकेट ऑब्वियस सी बात है वो कचरा बन गया है सब, अगर वो गिर रहा है, उसका वजन 300 ग्राम से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये वहाँ पे जो जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए खतरा साबित हो सकता है। आप देखोगे इस प्रकार से यहाँ पे एक रॉकेट गिरा था। मैं आपको अगर इतिहास समझाऊं तो आप देखोगे रशिया का रॉकेट था 2018 में, वो यहाँ पे गिरा था। उसके बाद में चाइना का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट था, ये 2020 में ये गिर गया था। फिर 2022 के अंदर इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे रॉकेट गिरा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कई बार ऐसा हुआ है कि इनकी जो रॉकेट है ना, उनकी जो एंट्री हुई है वो अनकंट्रोल्ड थी, है ना। वहाँ पे आप कह सकते हो कि री एंट्री हो गई है और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, वहाँ पे कोई भी बेसिकली कंट्रोल देखने को मिला नहीं है और जिसकी वजह से वो धड़ाम से गिर गए हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर नुकसान पहुँच सकता था इसकी वजह से। ऐसे यहाँ पर स्पेस एक्स फाल्कन 9 ये जो रॉकेट है, इसके भी कुछ हिस्से जो गिर रहे थे वो इंडोनेशिया में साल 2016 में गिर गए थे, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि इस प्रकार से यहाँ पर इनका गिरना, काफ़ी सारे केमिकल्स फैला देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है, ये जो रिस्क है ये तो अभी बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय पर और भी बढ़ सकता है। आने वाले 10 सालों के अंदर जो खासकर ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, इनमें ये रिस्क बढ़ेगा। ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यानी पूरा वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप पे सदर्न पोर्शन कौन सा हो गया, नीचे वाला, ऊपर पूरा नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया। तो यहाँ पर इंडिया भी हो गया, पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, इधर पूरा साउथ अमेरिका हो गया। तो यहाँ सभी जगह पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स को यहीं पर समुद्र के अंदर गिराया जाता है। तो काफ़ी बार यहाँ पर अगर उनको कंट्रोल वे में नहीं गिराया जाएगा, उनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं होगा, तो वो इन देशों के अंदर गिरते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आने वाले समय में एक रिपोर्ट ने बताया कि सबसे ज़्यादा हालात बुरे होने वाले हैं इन सदर्न कंट्रीज़ के अंदर में, यहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा पैदा होगा इन अनकंट्रोल्ड सैटेलाइट्स का, ठीक है। बात क्लियर हो गई। बाकी अब क्वेश्चन ये है, क्या इसके लिए कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं है, मतलब कोई कंट्री अगर ऐसा कर रहा है तो उसको कुछ भुगतान वगैरह नहीं भरना पड़ता है? बिल्कुल भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक लायबिलिटी कन्वेंशन बना रखा है 1972 का। इसने बोला है कि जिस भी देश का रॉकेट होगा, अगर वो अनकंट्रोल्ड री एंट्री मारता है, कोई नुकसान होता है किसी भी देश के अंदर में, तो उसका जो डैमेज है ना, उस डैमेज का पेमेंट वगैरह उस देश को करना होगा, ठीक है। तो वो बात भी आपको देखने को मिल जाती है। अब राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं डैमेज को कम करने के लिए। हमें काम करना होगा अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर। जो सॉल्यूशंस है, हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस की आवश्यकता है, ताकि जो भी सैटेलाइट्स वापस से री एंटर कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर में, तो उनको हम लोग कंट्रोल कर सकें, एक कंट्रोल वे में यहाँ पर उनको उतार सकें। फॉर एग्जांपल हम भारत का एग्जांपल लेंगे। इंडिया का एक सैटेलाइट है 300 किलोग्राम का सैटेलाइट, राइसेट 2 सैटेलाइट, ये हमारे अर्थ को वापस से री एंटर कर रहा था, है ना। अक्टूबर की बात है, ये री एंटर कर रहा था 13 साल बाद, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो बेसिकली एक बार आपको पता होगा सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया, उनकी उम्र ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम चलने वाले हैं।
कुछ साल बाद यहाँ पर उन सैटेलाइट्स की उम्र खत्म हो जाएगी, इनको हमें उतारना पड़ेगा। तो उतारते हुए इनकी एंट्री जो है ना वो अनकंट्रोल हो जाती है। अब अनकंट्रोल की वजह से कहीं पर भी ये गिर सकते हैं। तो हमने राइसैट 2 सैटेलाइट को उतारा था, लगभग 13 साल बाद इसको उतारा गया और इसरो ने यहाँ पर इसको पूरी तरह से ट्रैक किया, ट्रैक कर 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 बहुत आराम से यहाँ पर उतार दिया था। ठीक है, तो वो काम यहाँ पे करना होगा, हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि बेसिकली सैटेलाइट्स को कंट्रोल वे में उतार सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से आपको इन चीज़ों को सुनना है। ठीक है, वर्ल्ड पेज पर, इंडियन एक्सप्रेस के वर्ल्ड पेज पर ये आर्टिकल आया है, तो इसको आप जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर पाओगे। मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी कई सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो हुआ क्या है, जापान रिवर्सेस न्यूक्लियर फेस आउट प्लान अडॉप्टेड आफ्टर फुकुशिमा। जापान के अंदर एक फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, जिसके बेसिस पर मैंने आज का थंबनेल भी लगाया हुआ है। जापान के अंदर में जो फुकुशिमा में न्यूक्लियर रिएक्टर था, आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से बिजली का उत्पादन ये सारा किया जाता है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हुआ था और उसके चक्कर में यहाँ पे जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। ढेर सारे लोगों को आप कह सकते हो कि यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो ये बात है साल 2011 की। यहाँ पे इसको हम फुकुशिमा क्राइसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद में जापान ने ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर काम किया नहीं है, बट अब जापान रिसेंटली एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट कर चुका है, एक नई नीति लेकर आ चुका है। इन्होंने बोला है ठीक है, अब वो समय हो गया, उस समय को बीते हुए काफ़ी समय हो गया। अब हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर नई तरीके से काम करेंगे, उस एनर्जी को नई तरीके से प्रमोट करेंगे ताकि हम एक स्टेबल पावर सप्लाई कर सकें। क्योंकि जापान के अंदर में और आप कहोगे दुनिया भर के अंदर में भी जो तेल है उसका शॉर्टेज हो चुका है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर पहले आप कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर पावर एनर्जी है इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली जापान ने एक नई पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। उसी पॉलिसी के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चर्चा करेंगे। तो जापान की नई पॉलिसी क्या है, अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री और समझते हैं। तो जापान के अंदर में आप कह सकते हो साल 2011 में फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था। ये फुकुशिमा एक्सीडेंट कैसे हुआ था, एक सुनामी की वजह से। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल समुद्र के किनारे ही ये पूरा का पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि साल 2011 में इस प्रकार से यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट है वो सुनामी की वजह से हो जाता है। सुनामी आती है, सुनामी की वजह से भूकंप आता है, जिसके चक्कर में इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पानी भर जाता है और भी कई सारी सिचुएशन होती है। उसको लेकर एक अलग से टॉपिक में अपलोड कर दूंगा, बट अभी इतना समझ लो कि हाँ जापान के अंदर ये फुकुशिमा क्राइसिस हुआ था। तो ये हालात यहाँ पे ख़राब हो गए। अब होता यहाँ पर यह है कि पॉलिसी की मांग यह है कि हम लोग क्या कर सकें, जो आज के समय में हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स यानी कि जापान के पास में जो अभी के समय पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको रीस्टार्ट किया जाए। क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जापान ने बंद कर दिए थे उस क्राइसिस के बाद में। तो जापान एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है कि हम लोग वापस उनको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि दुनिया भर में तेल की जो भी प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तेल को लेकर क्राइसिस स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास में तेल आएगा नहीं, तो हमें खुद की एनर्जी के ऊपर काम करना होगा। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को रीस्टार्ट किया जा रहा है जो जो पॉसिबल हो पाएंगे। क्योंकि कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसे हैं जो कि 60 साल से पुराने हो चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जापान क्या कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन के जो रिएक्टर्स है वो बना रहा है ताकि पुराने वाले रिएक्टर्स को रिप्लेस किया जा सके। तो नई पॉलिसी में यही है, नए रिएक्टर्स बनाए जाएंगे पुराने वाले को रिप्लेस करके। ठीक है, जापान ने प्लेज लिया कि आने वाले टाइम पर हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको लेकर काम करेंगे। ठीक है ना। और ज़्यादातर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जापान के अंदर में वो बेसिकली 30 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो उनको भी कैसे मैनेज किया जाएगा वो जापान की इस पॉलिसी के अंदर में है। जापान का मकसद ये है कि अलग से हम एक तरीके से नए तरीके के रिएक्टर्स बनाएं और पुराने वाले को रिप्लेस कर दें, जिससे आने वाले समय में 2011 वाला जैसा जो फुकुशिमा क्राइसिस है वो दोबारा ना दोहराया जाए। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये सब हमने यहाँ पे समझ लिया। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये तो हमने जापान के बारे में समझा। अब मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर आखिरकार क्या है पूरी की पूरी सिचुएशन। तो इंडिया के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर क्या स्टेटस है। न्यूक्लियर एनर्जी आज के समय पर 5वीं सबसे बड़ा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिया। भारत के अंदर में जो बिजली का उत्पादन हो रहा है कैसे कैसे, कोयले से, सन की एनर्जी से, कई सारे सोर्स है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं। उसमें जो 5वां सबसे बड़ा सोर्स है ना वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी है। तो इंडिया के पास में ऐसे आपको 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, 7 पावर प्लांट है पूरे देश भर में, वहाँ पे 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि कई सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। हमारा यहाँ पर इंडिया का मैप हुआ, 22 न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ कहाँ पर हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उधर यहाँ पर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, फिर इधर तमिलनाडु में भी आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिससे हम कई सारी एनर्जी को जनरेट करते हैं। वैसे भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, तो भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था अप्सरा, लेकिन बाद में यहाँ पर इसको बंद भी कर दिया गया था।
ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। टोटल इंडिया में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको बता दिया था। अब देखोगे ये जो 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, यहाँ पर ये 7 पावर प्लांट्स के अंदर में अलग अलग रिएक्टर्स बनाए गए हैं। तो वो 7 पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है? एक महाराष्ट्र में है। कौन सा है वो? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। तमिलनाडु में है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। गुजरात में है ककरापर एटॉमिक पावर स्टेशन। देन तमिलनाडु में एक और है कालपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। देन उत्तर प्रदेश में है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। कर्नाटका में है कायगा जनरेटिंग स्टेशन। राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स, पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे अलग अलग राज्यों में। तो ध्यान रखना, ये मैंने आपको बता दिया है कितने हमारे पास में कैसे कैसे सिस्टम है। ध्यान रखना, हमारे पास में टोटल 7 पावर प्लांट्स हैं जहां पर टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आज के समय पर इंडिया में कई सारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं। अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जो ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है ना, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसका नाम है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि इसी की जिम्मेदारी है जितने भी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं इंडिया के अंदर में उनको बनाना, उनको कमीशन करना, उनको ऑपरेट करने का काम, सारा काम एनपीसीआईएल के पास में है। एनपीसीआईएल जो है ये ऑपरेट करता है, ये जो काम करता है इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं, आखिरकार इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आप देखोगे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह होता है कि यहाँ पे थोरियम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इंडिया जो है ना, इंडिया थोरियम के मामले में एक लीडर है। हमारे पास में काफ़ी सारा थोरियम है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोरियम का इस्तेमाल करके कई सारी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा। फॉसिल फ्यूल यानी कोयले वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा, हम थोरियम का इस्तेमाल करके एनर्जी को बना पाएंगे। दूसरा यहाँ पे जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है इंपोर्ट बिल के अंदर कट डाउन करना। आज के समय पर हम कई सारा पेट्रोलियम परचेज कर रहे हैं, कोयला परचेज कर रहे हैं अलग अलग देशों से, है ना। तो हम क्या कर सकेंगे, हमारे जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स है ये पेट्रोलियम के ऊपर, कोयले के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है वो यहाँ पर ख़त्म करने का काम करेंगे और हम कई सारी एनर्जी अपने देश के अंदर खुद जनरेट कर पाएंगे। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस होता है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर का। तीसरा स्टेबल और रिलायबल सोर्स, क्योंकि यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा पोल्यूशन करते नहीं हैं। जैसे अभी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये भी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करते, इनके अपने आप में फ़ायदे हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। लेकिन ये वाले जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं बहुत स्टेबल होते हैं और काफ़ी तगड़ी एनर्जी हम लोग को ये प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद में आप देखोगे एक और फ़ायदा इनका, वो है चीपर टू रन, यानी कि ज़्यादा कॉस्ट लगती नहीं है, सस्ते में यहाँ पर सस्ते में इनको चलाया जा सकता है। जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं इनको ज़्यादा रन करने के लिए ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग देखोगे काफ़ी सारे और प्लांट्स होते हैं जहाँ पर हमें काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ता है, कोल प्लांट के अंदर, बाकी कुछ प्लांट्स के अंदर में, है ना, जहाँ पे हम अभी कोयले से एनर्जी जनरेट करते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा लगता है। तो उनके कंपैरिजन में इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाना थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, इनको मैनेज करना थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। फिर बात आती है चैलेंजेस की, यानी परेशानियाँ की। यानी ये तो फ़ायदे हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के, लेकिन कुछ इसमें परेशानियाँ भी हैं। अब वो परेशानियाँ क्या क्या हैं, पहला यहाँ पर यह है इनसफिशिएंट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी। साल 2008 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने एक टारगेट रखा था कि हम 2050 तक इंडिया जो है वो क्या करेगा, 650 गीगावाट तक का इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को अचीव कर लेगा। लेकिन हमारे पास में केवल और केवल 6.78 गीगावाट तक की कैपेसिटी अचीव हो पाई है। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर ग्रो कर पाना इतना ज़्यादा आसान है नहीं। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखोगे इंडिया की जो न्यूक्लियर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। हालांकि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है, बट उसके बाद भी हम अपनी इतनी कैपेसिटी को बना नहीं पाए कि इससे ज़्यादा एनर्जी बना सकें। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है लैक ऑफ पब्लिक फंडिंग। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है वो है प्रॉपरली यहाँ पर फंडिंग आना। लेकिन कोई अगर पब्लिक फंडिंग आएगी नहीं, कोई सरकार का पैसा आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर इनको आगे रन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये यहाँ पर बताया गया। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है एक्विजिशन ऑफ लैंड, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत बड़ा जगह, बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए जहाँ पर ये पूरा का पूरा पावर प्लांट लगाया जाता है। ठीक है ना। ये तो एक छोटा सा पिक्चर है, बहुत बड़े साइज़ में फैला पड़ा रहता है। ठीक है ना। तो इसके लिए लैंड एक्विजिशन चाहिए होता है, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। ये हमारे देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फिर एक बात आती है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि आप देखोगे लगातार
साल ब साल क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसके चक्कर में कहीं ना कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर विस्फोट हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये गर्मी को ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, लगातार गर्मी बढ़ती रहेगी। तो इससे कई बार जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है ना, इनको हमें बंद करना पड़ता है, शट डाउन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इनको ठंडा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर यहाँ पे बंद ना करें तो इनका विस्फोट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा इसको नदियों के किनारे वगैरह बनाया जाता है, ताकि हम इसको अच्छे से कूल डाउन कर सकें, ठंडा कर सकें। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम आती है, डिप्लॉयमेंट एट इनएफिशिएंट स्केल। मतलब यहाँ पर यह है कि देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली एक अच्छी चॉइस है भी नहीं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि इंडिया के अंदर हमें पोल्यूशन कम करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है, और आप यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को प्रमोट करो तो वो अच्छा चॉइस है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इससे भी ढेर सारा पोल्यूशन होता हुआ नजर आएगा। और एक और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, वो है न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्तेमाल करके जो ये न्यूक्लियर वेस्ट है, ये बहुत सारा यहाँ से कचरा निकल कर आता है, जो कि इंसान के लिए बहुत घातक है। इवन यहाँ पर आप कह सकते हो, अगर इंसान इसके कांटेक्ट में आ जाए तो उसको कैंसर हो सकता है, उसके बॉडी पे कई सारे डैमेज हो सकते हैं, उसकी जान जाने के कई सारे जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो इसमें से जो वेस्ट निकलता है वो भी बहुत खतरनाक है, और इसको प्रॉपरली यहाँ पर इस वेस्ट को मैनेज करने की टेक्नोलॉजी भी हमारे पास में प्रॉपरली है नहीं। तो न्यूक्लियर वेस्ट का काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है ह्यूमंस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लेकर। आई होप आपको सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी हैं। चलो अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली पता है कि जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं और यहाँ पे उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके लिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को लेकर आया गया है। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स क्या है, कौन रिलीज करता है, बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं, डायरेक्टली एग्जाम में सवाल बनेगा। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इस इंडेक्स को स्टेट्स के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए रिलीज़ किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ठीक है ना, पहला सवाल आपका यहाँ से बनता हुआ निकलेगा। दूसरा यहाँ पे आप देखोगे, ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने यहाँ पर इंडिया की परफॉर्मेंस को देखा है, और इसमें यहाँ पर इंडिया के कई सारे स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से मेजरमेंट बताएगा कि हमारी इंडिया के अंदर सोसाइटी में किस लेवल पर प्रोग्रेस हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कई सारी चीज़ों को देखा जाता है, मैं आपको वो समझाऊंगा डायरेक्टली। तो हम क्या क्या कंपोनेंट्स को देखते हैं, टोटल 12 कंपोनेंट्स यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर लिए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है बेसिक ह्यूमन नीड्स। देखा जाता है कि लोगों की जो ह्यूमन नीड्स है वो किस प्रकार से पूरी की जा रही है, यानी राज्यों के अंदर में और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में न्यूट्रिशन लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको बेसिक मेडिकल केयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वाटर सैनिटेशन मिल रहा है, पर्सनल सेफ्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर ऐसा है, जिस भी राज्य जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चीज़ें प्रॉपरली लोगों को मिल रही होंगी, वो उसकी रैंक टॉप पर है, जिसके अंदर नहीं होगा उसकी रैंक यहाँ पर डाउन पर है। तो यहाँ पर इस सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में पहली चीज़ तो बेसिक ह्यूमन नीड्स देखी जाती है। दूसरा फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, यहाँ पर ये देखता है कि जो कंट्री का प्रोग्रेस है वो किस लेवल पर हो रहा है, वहाँ पे लोगों की हेल्थ एंड वेलनेस, वहाँ का एनवायरमेंट क्वालिटी कैसा है, उन चीज़ों को देखता है। देन अपॉर्चुनिटी, ये फोकस करता है लोगों के राइट्स के ऊपर, लोगों को प्रॉपरली कैसे राइट्स मिल रहे हैं, पर्सनल फ्रीडम चॉइस मिल रही है वहाँ पर नहीं मिल रही है, एंड एजुकेशन कैसी मिल रही है, उस चीज़ को भी देखता है। तो इस पूरे ओवरऑल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो क्या इसका रिजल्ट निकल कर आए उसको समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कोर किसको मिला है? सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है पुडुचेरी को, सबसे कम स्कोर मिला है झारखंड और बिहार को। यहाँ पे हालात थोड़े से ज़्यादा खराब हैं, बाकी पुडुचेरी टॉप पर है। बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में बात करें तो गोवा टॉप पर है, गोवा के अंदर ज़्यादातर लोगों की बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरा किया गया है। फिर उसके बाद में पुडुचेरी टॉप पर है, देन उसके बाद लक्षद्वीप, देन चंडीगढ़। ये बेसिकली 4 टॉप स्टेट्स हैं जिनका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। बाकी वेलबींग के मामले में बात करें तो मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, गोवा, यहाँ पर ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स निकल कर आए हैं वेलबींग के मामले में, क्योंकि यहाँ का जो बाकी सारा जैसे पर्सनल राइट्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करवाई गई है, बेसिक हेल्थ वगैरह लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी जाती है। देन बात आती है एनवायरमेंट क्वालिटी की। तो एनवायरमेंट क्वालिटी में मिजोरम, नागालैंड और मेघालय यहाँ पर टॉप 3 स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अपॉर्चुनिटी के मामले में बात करें तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा स्कोर कर चुका है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी डायमेंशन के मामले में। बाकी यहाँ पर ये तो मैंने आपको स्टेट्स के बारे में बताया। टॉप बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें तो एजावल, जो मिजोरम का यहाँ पर एजावल है, इसने टॉप परफॉर्म किया। हिमाचल प्रदेश का सोलन और साथ ही साथ में हिमाचल प्रदेश का शिमला भी यहाँ पर यह है। ये टॉप 3 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है इस पर्टिकुलर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर में। तो इकलौता पॉइंट ध्यान में रखना है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर कि भाई इसको कौन रिलीज़ करता है और इसका बेसिकली टारगेट क्या क्या है।
12 कंपोनेंट्स होते हैं। उन 12 कंपोनेंट्स को इस प्रकार से 3 हेडिंग के अंदर डिवाइड किया गया है, बेसिक ह्यूमन नीड, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग और अपॉर्चुनिटीज़। तो इस पर्टिकुलर मामले में कौन कौन से स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स टॉप पर हैं वो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएंगी। बात की जा रही है सैंड बैटरी के बारे में, सैंड बैटरी यानी रेत की बैटरी के बारे में। तो बोला जा रहा है कि यूरोप के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं ना, इस एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए जो सैंड बैटरी है ये एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। तो सैंड बैटरी क्या होती है, आओ हम यहाँ पर इसको डिटेल से समझने वाले हैं। तो न्यूज़ ये क्या निकल कर आती है, क्योंकि देखो यूरोप के अंदर में अभी जो ठंड बढ़ रही है ना, तो हालात वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इवन आप देखोगे फिनलैंड के अंदर सब कुछ बर्फ़ से ढक चुका है। तो वहाँ पे इनको इस समय एनर्जी चाहिए होती है अपने घर के अंदर गर्मी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो रशिया से ये लोग काफ़ी सारा नेचुरल गैस परचेज करते हैं, उसको जलाकर उससे एनर्जी बनाते हैं, उससे यहाँ पर गर्मी लेते हैं। बट हुआ क्या कि पिछले कुछ समय पर रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से यहाँ पर इन देशों के पास में, यूरोप के पास में ये एनर्जी नहीं जा रही है। तो इसके चक्कर में प्रॉपरली यहाँ पर इनके घरों में गर्मी नहीं पैदा हो पा रही है, ये प्रॉपरली गैस नहीं जला पा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये देश फेस कर रहे हैं और ठंड दबा कर पड़ रही है। तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है ये सैंड बैटरी, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है। तो समझेंगे सैंड बैटरी क्या होता है। तो सैंड बैटरी बेसिकली एक हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी स्टोरेज है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कैसे काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता क्या है, नंबर 1 स्टेप, इलेक्ट्रिसिटी आपने जनरेट कर ली, आपने एक एरिया में मान लो सोलर पैनल्स लगा दिए। सोलर पैनल्स लगाने के बाद में जो सूर्य की एनर्जी है उसका इस्तेमाल करके हमने काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट कर ली। अब सोलर पैनल से या फिर हमने हवा से, विंड मिल से यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया। एनर्जी जनरेट करने के बाद में क्या होगा, इसकी जो 30% एनर्जी है, यानी कि यहाँ से जितनी भी बिजली का उत्पादन होगा उसका 30% जो बिजली है ना, वो तो डायरेक्टली यहाँ पर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भेज दी जाएगी, यानी कि ये जो घर हैं जितने भी हैं लोग, ये डायरेक्टली यहाँ पर उस बिजली का इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन बाकी 30% तो हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन बाकी जो 70% होगा उसको हम लोग एक सैंड बैटरी के अंदर डाल देंगे। यानी कि एक ऐसी प्रकार का बैटरी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके अंदर रेत भर दी गई है और यहाँ पर उस रेत को कर दिया गया है काफ़ी ज़्यादा गर्म। ठीक है, उसको यहाँ पर जो सैंड, इसके अंदर जो रेत रखी है ना, उसको 600 से 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में यहाँ से एनर्जी को मतलब बेसिकली यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है और फिर वो जो स्टोर एनर्जी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको हम गर्म रखेंगे और गर्म करते रहेंगे और ये जो रेत है गर्म होती रहेगी। बाकी जब ठंडियाँ पड़ेंगी तब यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो एनर्जी हमने स्टोर कर रखी है, तो यहाँ पर जब एनर्जी वीक हो जाएगी तो उस समय पर यहाँ पे इन सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले से तैयारी कर लेते हैं। जो भी बिजली बन रही है उसका 30% ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 70% से यहाँ पर सैंड बैटरी को चार्ज करते जा रहे हैं, रेत को गर्म करते जा रहे हैं। बाद में ठंड पड़ेगी तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी वीक होने के बाद में क्या होगा, इसी एनर्जी जो हमने स्टोर करके रखी है इसका इस्तेमाल यहाँ पर ये सारे के सारे जो घर हैं वो कर पाएंगे। ये बेसिकली एक सैंड बैटरी का कॉन्सेप्ट होता है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे यूरोप का जो एनर्जी क्राइसिस है वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो बात आती है रशिया की। रशिया यहाँ पर दुनिया में एक ऐसा देश है जो कि काफ़ी सारा जो नेचुरल गैस है वो यूरोप को देता है। इवन आप कह सकते हो जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसके अंदर जो 27 नेशन है, ये देश रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। कितना डिपेंडेंट है, तो ये देश लगभग रशिया से 40% के आसपास जो एनर्जी है वो लेते हैं। 40% के आसपास नेचुरल गैस जो है ना, रशिया इन देशों को भेजता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर रशिया ये गैस देना बंद कर दे, जैसा अभी के समय पर हुआ भी है कि यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी गैस देना बंद कर दिया है, पाइपलाइन के माध्यम से गैस दी जाती है वो बंद कर दी है, तो यहाँ पर ये लोग अपनी गैस भी नहीं जला पा रहे हैं। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस समय पर ठंड इतनी धमाकेदार पड़ रही है कि हालात वहाँ पे ख़राब है। आपने बॉम्ब साइक्लोन के बारे में सुना भी होगा, अमेरिका में जो बॉम्ब साइक्लोन आया था, एक बर्फीला तूफान आया था, उसके बाद से ठंड और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर यूरोप के अंदर में जो सैंड बैटरी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ रही होगी। तो दुनिया भर के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली इस प्रकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं और इसको थोड़ा सा प्रमोट करना भी चाहिए, क्योंकि यही आने वाले समय पर हेल्प करने वाली हैं, यही आने वाले समय पर एक ऑल्टरनेटिव तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सैंड बैटरीज कहीं ना कहीं एक सही रास्ता होगा इस पूरे यूरोप को एनर्जी देने का, वो बात यहाँ पर पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है। क्योंकि यहाँ पे विंटर काफ़ी ज़्यादा है, कहीं कहीं पर आप देखोगे फिनलैंड के अंदर में लगभग -30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच चुका है। -30 डिग्री आप समझ रहे हो, सब कुछ जम जाना, पानी भी जम जाना।
तो वही हालात हैं, तो उस समय पर ये सैंड बैटरी इनकी मदद कर सकती है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है। तो फिनलैंड की सबसे ज़्यादा चर्चा की गई है। फिनलैंड की चर्चा किस लिए की गई है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि फिनलैंड दुनिया का पहला वर्किंग सैंड बैटरी बन चुका है। मतलब आप कह सकते हो फिनलैंड ने अपना दुनिया का पहला सैंड बैटरी बना लिया है अपने टाउन के अंदर में, ठीक है ना, जो कि इनकी मदद करेगा, इनका जो भी प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रिसिटी का वो पूरा करने में मदद करेगा, इनको एनर्जी देने का काम करेगा। तो फिनलैंड ने यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी को इंस्टॉल किया, इस वजह से फिनलैंड न्यूज़ में है, क्योंकि हालात यहाँ पर ये हैं कि शाम में 3 बजे ही, मतलब दोपहर ही हो रही है, दोपहर में यहाँ पर जो सूर्य है वो छिप जाता है, अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। फिनलैंड बिल्कुल आपको ऊपर जस्ट देखने को मिलेगा नॉर्थ साइड में, ये रहा। इसकी जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। इसके आसपास देश देखोगे तो इधर स्वीडन है। ये सभी देश के अंदर हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ठंडियों के समय पर। तो यही सभी देशों के अंदर में एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि ये लोग सैंड बैटरी को बना सकें, ठीक है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेवल ड्रिल्स के बारे में। तो चाइना के साथ में हमारे नेवल ड्रिल्स के जो चाइना और रशिया है, इन दोनों ने मिलकर बेसिकली एक अभ्यास को कंडक्ट किया है, जिस वजह से आर्टिकल न्यूज़ में था। तो रशिया चाइना जॉइंट ड्रिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। रशिया चाइना दोनों ने मिलकर ईस्ट चाइना सी के अंदर में एक जॉइंट अभ्यास को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको रशिया देखने को मिलेगा, नीचे आपको यहाँ पर ये चाइना देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ईस्ट चाइना सी मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये जो अभ्यास है वो दोनों देशों की साइड से स्टार्ट किया गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब इस अभ्यास के अंदर में यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों की जो बेसिकली यहाँ पे नेवी है, इन्होंने साथ में मिलकर इस प्रकार का जो ये अभ्यास है वो यहाँ पे कंडक्ट किया है। ये जॉइंट एक्सरसाइज क्या करेगा, रशिया और चाइना के बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, खासकर समुद्र के एरिया में अगर हम लोग बात करें, उसकी सुरक्षा को और ज़्यादा गहरा करेगा, है ना, उसमें यहाँ पर इन दोनों देशों की मदद करेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब आप देखोगे चाइना और रशिया के साथ में भारत और भी कई अलग अलग प्रकार के जो अभ्यास है वो कंडक्ट करता है। इसके बारे में ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते नहीं हैं कि भैया यहाँ पर इस अभ्यास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। बस खाली ध्यान में रख सकते हो इस चीज़ के बारे में। जैसे ये रशिया चाइना के बीच में जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है ना, वो अभी ईस्ट चाइना सी के अंदर हुई है, जहाँ पर दोनों देशों की नेवी ने मिलकर एक अभ्यास किया था। बाकी रशिया चाइना के साथ में भारत के कौन कौन से अभ्यास होते हैं वो ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी ने सवाल पूछा था एक्सरसाइज हैंड इन हैंड के बारे में। तो एक्सरसाइज हैंड इन हैंड कौन से देश के साथ में भारत कंडक्ट करता है, ये सवाल पूछा गया था। तो एक्सरसाइज हैंड इन हैंड बेसिकली चाइना के साथ में इंडिया कंडक्ट करता है। उसके साथ साथ रशिया के साथ में हमारा एक्सरसाइज इंदिरा एक अभ्यास होता है, और दूसरा अभ्यास होता है एक्सरसाइज TSENTER। तो इस प्रकार की 2 अभ्यास है जो कि हम लोग यहाँ पर रशिया के साथ में कंडक्ट भी करते हैं। तो ये बस खाली नाम ध्यान में रखना है, नाम भी आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि आज की क्विज प्रैक्टिस को कि आखिरकार हमने जो भी डिस्कशन किया है उस बेसिस पर आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है कि डैश एनर्जी इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडिया। भारत के अंदर में बिजली के उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से कौन सी एनर्जी है जो कि 5वीं सोर्स बन जाती है भारत के बिजली के उत्पादन के लिए। दूसरा क्वेश्चन, इंडिया के पास में टोटल कितने रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे 7 पावर प्लांट्स के अंदर में। तो टोटल कितने रिएक्टर्स है बताओ, अभी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है ना फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ध्यान रखना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो है हमारे राज्यों के लिए और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, ये कौन रिलीज करता है, फटाफट इसका नाम बताओ, लंबा चौड़ा नाम है। अगला क्वेश्चन, डैश हैज़ इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली वर्किंग सैंड बैटरी। कौन सा देश है जिन्होंने पहली बार दुनिया का पहला सैंड बैटरी को इंस्टॉल कर लिया है अपने टाउन कनकापा के अंदर में, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज हैंड इन हैंड जो है ये एक ऐसा अभ्यास है, प्रैक्टिस करी जाती है कौन कौन से देशों के बीच में, जरा उन दोनों देशों का नाम बताओ। एक्सरसाइज इंदिरा भी यहाँ पर एक प्रैक्टिस है जो कि 2 देशों के बीच में इस अभ्यास को किया जाता है, वो कौन कौन से 2 देश हैं, जरा इनके नाम बताओ। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। वैसे इनके आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है यहाँ पर, लेकिन खुद से इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, चेक करना कि मैंने इस वीडियो से कितना कुछ सीखा है। नाउ टाइम आता है प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज का। ये पोर्शन वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको कभी भी स्किप मत करना। रोजाना आपको ये पोर्शन मिलेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। रिसेंटली डोकरा मेटल क्राफ्ट्स न्यूज में था, आपको पता होगा इस प्रकार के मेटल क्राफ्ट्स हैं, है ना। तो इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विद रेफरेंस टू डोकला मेटल क्राफ्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डोकला मेटल क्राफ्ट के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो मेटल क्राफ्ट है ये बेसिकली एक पुराने ज़माने का बेल मेटल क्राफ्ट है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है ओझा मेटल स्मिथ के थ्रू, जो कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के अंदर रहने वाले लोग हैं।
दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये यहाँ पर एक यूनिक तरीका है, यहाँ पे जो पीसेस होते हैं ना, पीसेस डू नॉट हैव एनी फॉर्म ऑफ जॉइंट्स, यानी कि जो हम लोग इस प्रकार से मेटल क्राफ्ट को तैयार करते हैं, इनमें जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है। बताओ कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। ये आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सही उत्तर यहाँ पर इसका देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस मेटल क्राफ्ट के बारे में बता देता हूँ, डोकरा मेटल क्राफ्ट होता क्या है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, यही है डोकरा मेटल क्राफ्ट। इस प्रकार से अलग अलग जो स्टैचूज़ वगैरह वो बनाए जाते हैं। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों था, पहले ये सुन लो। लाल बाज़ार जो कि झारखंड के पास में ही है, ये अभी डोकरा मेटल क्राफ्ट का एक हब बन चुका है। इस वजह से यह न्यूज़ में था, द हिंदू में के अखबार में छपा था। तो डोकरा बेसिकली क्या है, एक प्रकार का एंशिएंट बेल मेटल क्राफ्ट है, यानी कि इस प्रकार से मेटल से बनाई वाली ये कला है, जो कि यहाँ पे ओझा मेटल स्मिथ्स वाले जो लोग हैं यही यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं। खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना जैसे राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है। ये क्राफ्ट यहाँ पे बनाई जाती है। ये जो स्टाइल है, यहाँ पे आप देखोगे जो कलाकार हैं उनकी अलग अलग प्रकार की कलाकारी देखने को मिलती है। इसको हम धोकरा, डोकरा दोनों के नाम से जानते हैं। ये बेल मेटल क्राफ्ट है, मेटल से बनाया गया है। और ये जो मेटल क्राफ्ट है बहुत पुराना है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। 5,000 साल पुराना है इसका इतिहास देखने को मिलेगा। इतने लंबे समय से इसको बनाया जा रहा है। हालांकि इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन है, एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, कई महीने लग जाते हैं इसको तैयार करने में। ठीक है, तो ये जो आर्ट क्राफ्ट्स आपको देखने को, ये जो क्राफ्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये खासकर ब्रास से ज़्यादातर बनाया जाता है, जो ब्रास होता है। और ये यूनिक पीसेस होते हैं, इनमें कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं होता है ना, कोई भी फॉर्म ऑफ जॉइंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है हम जो जिसको तैयार करते हैं। ठीक है, तो कई सारे प्रोसेस होने के बाद में हम कई सारी इसमें वैरायटी, कई सारी जो क्ले की वैरायटी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से सुंदर प्रकार का ये डोकरा मेटल क्राफ्ट बनता है। तो ध्यान रखना, डोकरा मेटल क्राफ्ट को लेकर ऐसा ही सवाल अगर पूछा गया तो ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। रिसेंटली ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज़ के माध्यम से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका आर्टिकल भी कवर हो जाता है। कैसे सवाल पूछा जाएगा वो भी आपको पता चल जाता है। तो हम 5-6 आर्टिकल बड़े डिस्कस करते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया 5-6 आर्टिकल ऐसे डिस्कस करते हैं। तो रोजाना आपके इंडियन एक्सप्रेस के 10-12 आर्टिकल कवर हो जा रहे हैं। और फिर उसके बाद द हिंदू का वीडियो अपलोड होगा, 10-12 आर्टिकल उसके अंदर कवर हो जाएंगे। आपका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सुबह सुबह दोनों न्यूज़पेपर आपके खत्म हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी रिसेंटली इको सेंसिटिव जोन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इको सेंसिटिव जोन के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इको सेंसिटिव जोन के अंदर में कुछ लैंड आता है, यानी कि जो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, तो इसके बाउंड्री के आसपास का जो 50 किलोमीटर का एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन कहलाता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो एग्रीकल्चर है और जो हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस है, जो खेती बाड़ी है या रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये सब इको सेंसिटिव जोन के अंदर प्रोहिबिट है। इनको पूरी तरह से मना किया गया, या आप इको सेंसिटिव जोन के अंदर नहीं कर सकते। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2। इनमें दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट्स है वो दोनों के दोनों गलत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि केरला चीफ मिनिस्टर ने रिसेंटली यहाँ पर इस इको सेंसिटिव जोन को लेकर जो मुद्दा है वो यहाँ पर उठाया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इको सेंसिटिव जोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया होगा उसको हमें इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन के बारे में अगर हम लोग समझें तो इसके आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया वो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना है। इस प्रकार की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन कर रखी है। अब क्या होगा, जब वो एरिया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा ना, तो वो बेसिकली एक ऐसा एरिया हो जाएगा जहाँ पर हम कई सारी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं। जैसे कि जो कमर्शियल माइनिंग होगी, खनन हो गया, उसको रोका जाएगा, या फिर जो लकड़ियाँ हो गया जो उसका इस्तेमाल करना हो गया, उसको काटना हो गया, पेड़ की कटाई वगैरह, ये सारी चीज़ें रोक दी जाती हैं। वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता ताकि उस एरिया को हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें, क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क देखने को मिलता है जहाँ पे कई सारे और भी जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बस इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का यही मतलब, हमारा एक मकसद होता है कि हम उस एरिया को हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकें। अब यहाँ पे इस एरिया में कुछ चीज़ें परमिट भी करी गई हैं, यानी कि क्या क्या आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, पानी के जो बारिश का पानी है उसकी हार्वेस्टिंग करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, ये सारी काम कर सकते हो। तो आपसे ऑप्शन में यहाँ पर यही पूछा गया था कि आप ये भी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे परमिटेड है। तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ऊपर वाला स्टेटमेंट भी गलत है। दोनों के दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अगले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था विद रेफरेंस टू कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टीजिंग। आपको पता होगा सरकारी एडवर्टीजमेंट को लेकर जो CCRG है, रिसेंटली यहाँ पे न्यूज़ में था, ये बॉडी न्यूज़ में थी।
तो यहाँ पर इसी बॉडी के रेफरेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग है, यानी कि जो सरकार की एडवर्टाइजिंग होती है ना, इसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर पूरी कमेटी बनाई गई है। तो इसके रेफरेंस में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये जो कमेटी है इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट होते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके कंटेंट को रेगुलेट कर सके। हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसको रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरा, इस बॉडी के अंदर में 6 लोग होते हैं, 6 मेंबर की बॉडी होती है। बताओ यहाँ पर ये कौन सा सही उत्तर इसका देखने को मिलेगा। तो इसका अगर हम सही उत्तर देखें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो केवल और केवल पहला उत्तर सही है, इसको आप ऊपर वाले इससे ही मैच कर सकते हो। तो इस कमेटी का मकसद यह है कि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके कंटेंट को रेगुलेट करना, उसको देखने का काम करती हैं। इसके अंदर 6 मेंबर नहीं होते, इसके अंदर आपको 3 मेंबर देखने को मिलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पर ये बॉडी न्यूज़ में थी। तो कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, अगर हम बात करें तो ये 3 मेंबर की बॉडी है। इसको बनाया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू अप्रैल 2016 में। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बेसिस पर इसको बनाया गया था ताकि जो केंद्र सरकार राज्य सरकार एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, इनको देखा जा सके कि आखिरकार एडवर्टाइजमेंट क्या किया जा रहा है, इनके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर रेगुलेशन किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ज़रूरी कर दिया था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। तो ध्यान रखना 3 मेंबर की बॉडी है और ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह सेट कर देती है कि भैया इस गाइडलाइन के हिसाब से ही इन केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपना एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर अपने एडवर्टाइजमेंट को कोई गलत तरीके से नहीं दिखाना है। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में रिसेंटली हमने समर्थ स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था। तो पूछा यह जाता है कि समर्थ स्कीम के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, समर्थ स्कीम का काम है स्किल अपग्रेडेशन को प्रमोट करना, खासकर जो हमारे हैंडलूम्स के सेक्टर हैं जहाँ पर हाथ से कढ़ाई बुनाई की जाती है, उस सेक्टर के अंदर में जो लोगों के पास में जो स्किल्स है उसको अपग्रेड करने का काम करता है स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है ना, यही बॉडी है जो कि समर्थ स्कीम को लागू करने का काम करती है। ऐसे सवाल डायरेक्टली बनते हैं। तो बताओ इसका कौन सा उत्तर देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर आपको है देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। तो केवल और केवल सही उत्तर इसका है स्टेटमेंट 1, ठीक है। क्योंकि समर्थ स्कीम वाकई में हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काम करती है, जो हमारा कपड़ा है ना, जो कपड़ा सेक्टर है उसको लेकर काम करती है। बट इस वाले सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके स्किल्स को अपग्रेड करने का यहाँ पर मकसद है इस स्कीम का। लेकिन इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बॉडी जिम्मेदार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम को लागू करती है। लागू करने के लिए कई सारी बॉडीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो हाल ही में यहाँ पर ये न्यूज़ में था क्योंकि केंद्र सरकार ने ये बताया समर्थ स्कीम के अंडर में लगभग 13,235 जो कारीगर हैं, इन लोगों को यहाँ पर पिछले 3 सालों में ट्रेन किया गया है, उनको स्किल्स के ऊपर काम किया गया है। तो समर्थ स्कीम का मकसद ये है कि जो भी व्यक्ति टेक्सटाइल सेक्टर के में काम कर रहे हैं, जो कपड़ा सेक्टर इसमें काम कर रहे हैं, यहाँ पर इनकी स्किल्स को प्रोवाइड करवाना, इनकी स्किल्स को प्रमोट करने का काम करना, ठीक है। बाकी इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एनजीओ, सोसाइटी, ट्रस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सभी लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि इसको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। कोई एक पर्टिकुलर बॉडी इसके पीछे नहीं है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है इसका गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। एक और क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में यहाँ पर ये न्यूज़ में भी था, न्यूज़ में मैंने आपको समझाया भी था समुद्रयान मिशन के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि मत्स्या 6000 के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला यह है कि ये बेसिकली एक आदमी के थ्रू बनाया हुआ सबमर्सिबल व्हीकल है, या फिर आप कह सकते हो ये एक ऐसा व्हीकल है जो कि समुद्र के अंदर जाएगा और इसके अंदर इंसान बैठे होंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस पर्टिकुलर मत्स्या 6000 को डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। बताओ कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में यूनियन मिनिस्टर ने यह बोला था कि जो समुद्रयान मिशन है इसका मकसद है कि आने वाले समय में हम समुद्र के अंदर 6000 मीटर तक की गहराई में 3 लोगों को भेजने वाले हैं और उनको भेजा जाएगा मत्स्या 6000 के माध्यम से। ये वो व्हीकल है मत्स्या 6000, ठीक है। यहाँ पे समुद्रयान मिशन लिखा भी है। तो इसका मकसद यहाँ पर क्या है, समुद्र की गहराई तक जाना, 3 लोगों को लेकर जाना और वहाँ पे रिसर्च करना, वहाँ से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर कर लेकर आना, ठीक है। हम अपने समुद्र के पोटेंशियल को जान सकें, वो इसका मकसद है। तो इस व्हीकल को किसने डिज़ाइन किया है, तो इस व्हीकल को डिज़ाइन किया गया है NIOT के थ्रू, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो कि चेन्नई में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में,
ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलर आज का एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बताओ आपको प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज़ कैसी लगी है, और अभी कल परसों से मैं इसमें और क्वेश्चंस ऐड करने वाला हूँ, आपको और मज़ा आएगा। प्रीलिम्स के लिए आपके टेस्ट सीरीज़ की तरह यहाँ पर ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस है वो रोजाना के बेसिस पर करवाई जाएगी। एडिटोरियल मिल रहा है, एक्सप्लेन सेक्शन मिल रहा है, छोटे आर्टिकल मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर साथ ही साथ में आपको प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज मिल रही है। प्रॉपरली दोनों वीडियोस को फॉलो करते रहो, मन लगा के फॉलो करो, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करते रहो, और आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा। पीडीएफ्स को एक बार रिवाइज कर लिया करो, मज़ा आ जाएगा। आपके जो एग्जाम है उसमें सारी चीज़ें यहीं से फंसने वाली हैं, कोई भी करंट अफेयर न्यूज़ में है तो इन दोनों वीडियोज़ के माध्यम से वो कवर हो जाएंगे। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।